हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्मार्ट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान का अध्ययन करेंगे। संविधान में लोग भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जो हमारे संविधान के जो अनुच्छेद हैं वे कई भागों में बांटे गए हैं। आज उन्हीं भागों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसको समझने का प्रयास करिए। जो हमारा मूल संविधान है, ये मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। ये 395 अनुच्छेद जो है 22 भागों में विभाजित हैं। ये 395 अनुच्छेद 22 भाग में बांटे गए हैं। आज हम इन्हीं भागों के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि जो 22 भाग थे, लेकिन इसमें भी वृद्धि की गई है। समय समय के साथ संशोधन किए गए और इन संशोधनों के माध्यम से इस भाग में वृद्धि की गई है। देखिए, एक भाग जोड़ा गया था 4 का, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। इसे मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक भाग जोड़ा गया था जिसे 9 क के नाम से जाना जाता है। इसे नगर पालिका के भी नाम से जाना जाता है और यह जो है 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। उसके बाद 9 ख जोड़ा गया। 9 ख सहकारी समितियां या सहकारिता के बारे में बताता है, इसको जोड़ा गया। उसके बाद एक भाग और जोड़ा गया, इसे 14 क के नाम से जाना जाता है और इसे जो अधिकरण के भी नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो बाद में संशोधनों के माध्यम से जो 4 भाग जोड़े गए हैं, इसमें 4 क, 9 क, 9 ख और 14 क, इस प्रकार 4 भाग बाद में जोड़े गए हैं। लेकिन ये भी समझने का प्रयास करिए कि जो 22 भाग थे हमारे संविधान के, जो मूल भाग थे, इस मूल भाग में से 7वां भाग जो था, 7वें भाग को जो है 7वें संशोधन के तहत, 7वें भाग को 7वें संशोधन के तहत जो है 7वें भाग को जो निरस्त कर दिया गया, यानी हमारे भाग की श्रेणी से 7वें भाग को हटा दिया गया। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो हमारे कुल संविधान में कुल 25 भाग आते हैं। जब भी प्रश्न पूछा जाए कि हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो हमारे संविधान में कुल 25 भाग हैं। और जब पूछा जाए कि हमारे संविधान में हमारे मूल संविधान में कितने भाग हैं, तो हमारे मूल संविधान में कुल 22 भाग हैं। और इसको भी ध्यान दीजिएगा कि जब भी प्रश्न पूछा जाए कि संविधान में कुल कितने भागों में बांटा गया है, तो 22 भागों में ही बांटा गया है, क्योंकि ये जो बाद में जोड़े गए हैं, तो जिसे 4 के बाद 4 क आता है, तो इसे 4 क 4 ही की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। तो आइए हम एक एक करके जो है जो परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं भाग से संबंधित, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग भाग 1 के बारे में देखेंगे, अध्ययन करेंगे। भाग 1 जो है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। उसके बाद आता है भाग 2। ये भाग संघ और राज्य क्षेत्र का जो है, ये अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक जो है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है और इसे भाग 1 की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद आता है भाग 2। भाग 2 जो है नागरिकता के बारे में है और इसे जो है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11, अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक जो है नागरिकता के बारे में बताया गया है। उसके बाद भाग 3 आता है। भाग 3 जो है मौलिक अधिकार के बारे में बताता है और इसे जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक रखा गया है। तो इसमें जो है हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, उनके बारे में बताया गया है। हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कुल 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत इस 7 मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को जो अलग कर दिया गया। इस प्रकार हमारे मौलिक अधिकार में कुल जो है 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जो मौलिक अधिकार है हमारा, मौलिक अधिकार जिसे भाग 3 में रखा गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के मध्य रखा गया है। तो इसमें जो है कुल जब हमारा मूल संविधान लागू किया गया था, उस समय जो है इसमें 7 मौलिक अधिकार थे। इन 7 मौलिक अधिकारों को हम समझते हैं। देखिए, एक है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के मध्य रखा गया है। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के मध्य रखा गया है। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार को जो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक रखा गया है। अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक जो है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है।
उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से लेकर के 24, अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 में जो है शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में बताया गया है। वहीं उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 के मध्य रखा गया है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार इसे जो है 29-30 में रखा गया है। उसके बाद आता है हमारा संपत्ति का अधिकार, जिसे बाद में हटा दिया जाता है। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 में रखा गया है, रखा गया था, अब इसे हटा दिया गया है। उसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचार का अधिकार, मौलिक अधिकार का जो हनन होगा उसके उपचार का अधिकार है, और ये जो है अनुच्छेद 32 में रखा गया है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इस प्रकार देखें तो इनकी संख्या में कुल देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल 7। तो जब हमारा मूल संविधान लागू किया गया था उस समय मौलिक अधिकार में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन ये जो छठा अधिकार है जिसको देखिए, छठा अधिकार जो अनुच्छेद 31 में रखा गया था, इसको जो है 44वें संशोधन के तहत, 44वां संशोधन 1978, 44वां संशोधन 1978 के तहत जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को हटा करके, मौलिक अधिकार की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसे 300 क में रखा गया। और जब इसे 300 क में रखा गया तब ये मौलिक अधिकार नहीं रह गया और ये तब इसे विधिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। तब इसे जो है विधिक अधिकार कहा गया। पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार क्या है, संपत्ति का अधिकार क्या है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार हो गया है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के तहत जब इसे जो है मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया, उसके बाद जब इसे 300 क की श्रेणी में रखा जाता है तो ये विधिक अधिकार हो जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा मौलिक अधिकार था, और मौलिक अधिकार में जो है 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से एक अनुच्छेद 31 को है हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार के जो नाम से जाना जाता था, और इसे जो है विधिक अधिकार बना दिया जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए भाग 4 आता है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है। यहाँ पर प्रशासन जो सरकारें हैं किस प्रकार अपने प्रशासन के कार्यों को करेंगी, यानी जो योजनाओं को लागू कैसे करेंगी, इस सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है, नीति निर्देशक तत्व के बारे में है, और ये जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक रखा गया है। उसके बाद एक भाग जुड़ा जो संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया था, जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाता है, इसे 4 क के नाम से जाना जाता है, और इसे जो है मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। इसे मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मौलिक अधिकार मूल कर्तव्य जो था, इसे स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है इसे जो है संविधान में जगह दिया गया था, संविधान में जगह दिया गया था। इसको समझने का प्रयास करिए। जो हमारा मूल कर्तव्य है, यानी मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य, इस मूल कर्तव्य को जो है स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है इसको जो है संविधान में जगह दिया जाता है। तो कब दिया जाता है? 42वां संशोधन, 42वां संशोधन 1976, और किसकी समिति के आधार पर? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जो है उनकी सिफारिश के आधार पर जो है मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान में जोड़ा जाता है। इस मौलिक कर्तव्य में जब 1976 में जब ये संविधान में जोड़ा गया था, उस समय जो है इसमें 10 मूल कर्तव्य थे, 10 मूल कर्तव्य थे। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 में
86वां संविधान संशोधन 2002 86वां संशोधन 2002 में जो है एक मूल कर्तव्य और जोड़ा जाता है। इस प्रकार हमारे जो मूल कर्तव्यों की संख्या कुल 11 हो जाती है। जो एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, ये जो है जब 86वां संशोधन 2002 में जब जोड़ा जाता है, इसमें जो है बताया गया कि जो 6 से लेकर के 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के बारे में बताया गया है कि जो गार्जियन है, जो माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के बारे में बताया गया है। तो पूछा जाता है कि 6 से 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बारे में बताया गया है। और यह जो है एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो मूल कर्तव्य है यानी मौलिक कर्तव्य है, वर्तमान इनकी संख्या कुल 11 है। और जब पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य में जब यानी 1976 में जब मूलतः इसमें कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो इसमें 10 थे। इसको फिर से समझिए। मूल कर्तव्य को जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। और जब ये संविधान में इसे जगह दिया गया था, इसमें मूलतः जो है 10 मूल कर्तव्य थे। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसमें जो है एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा जाता है। इस प्रकार जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल 11 हो जाती है। जो एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के बारे में बताया गया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भाग 5 है। भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। इसमें जो है संघ में जो है संसद के बारे में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद संसद में जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसके बाद संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ने को मिलेगा और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो संघ में जो है ये संघ था। उसके बाद देखिए भाग 6 आता है। भाग 6 जो है राज्य के बारे में है। और इसमें जो है राज्य की कार्यपालिका और राज्यपाल और राज्य की विधानसभा के और हाई कोर्ट के बारे में यहाँ पर हमें अध्ययन करने को मिलता है। तो इस प्रकार हमारे ये राज्य हो गया। उसके बाद भाग 7 आता है। भाग 7 जो है जब हमारा संविधान लागू किया गया था, उस समय जो है राज्यों को जो है ABCD करके जो है श्रेणियों में बांटा गया था। इन श्रेणियों को ख़त्म करने, इन श्रेणियों को जो है भाग 7 में रखा गया था। तो उसके बाद 7वें संविधान संशोधन के तहत जो है 7वें संविधान संशोधन के तहत जो है ABCD जो श्रेणियाँ थी, इसको समाप्त किया गया। राज्यों की जो ABCD श्रेणियाँ थी, तो 7वें संशोधन के तहत जो है इसको जो है निरस्त किया गया था। तो कब निरस्त किया गया? भाग 7 को 7वें संशोधन के तहत निरस्त किया गया। भाग 7 में जो है राज्यों की श्रेणियों में बांटा गया था ABCD करके, और इन श्रेणियों को जो है निरस्त कर दिया गया। उसके बाद जो है एक राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बांटा गया। उसके बाद देखिए भाग 8। भाग 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र है। संघ राज्य क्षेत्र। देखिए भाग 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। उसके पहले देखिए जो भाग 7 था, भाग 7 में जो है राज्यों को जो है 4 श्रेणियों में बांटा जाता है ABCD करके। इन 4 भागों को जो है निरस्त कर दिया जाता है 7वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद देखिए एक राज्य होता है, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ राज्य क्षेत्र। उसके बाद देखिए भाग 9। भाग 9 जो है ये ग्राम पंचायतों के बारे में है। पंचायत के बारे में या ग्राम पंचायतों के बारे में है। और उसके बाद देखिए जुड़ता है भाग 9 का जो है ये नगर पालिका के बारे में बताया गया है। जो हमारा नगरीय प्रशासन है, नगर पालिका के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में यहाँ पर 9 में जोड़ा गया है। जो 73वें संविधान संशोधन के तहत इसे जो है जोड़ा जाता है। ये नगर पालिका है, नगर पालिकाओं के बारे में है। नगर पालिकाओं के बारे में कहाँ है? भाग 9 में जोड़ा गया है। अब जब बात की जाए भाग 9 कहाँ है, तो भाग 9 जो है नगर पंचायतों के बारे में है। भाग 9 का जो है 9 का नगर पालिका के बारे में है, नगर पालिका के प्रशासन के बारे में है। और यह जो है जाता है नगर पालिका को। उसके बाद देखिए भाग 9 ख। भाग 9 ख जो है ये सहकारी समितियां
और सहकारिता के बारे में है। जो हमारी सहकारी समितियाँ जो गांव में काम करती हैं, जिसे समूह के नाम से जाना जाता है। अक्सर ये जो है औद्योगिक क्षेत्रों के जो कर्मचारी होते हैं या शहरों में जो व्यापारी होते हैं, गांव में जो किसान होते हैं, एक समूह बनाते हैं और अपने समूह के आधार पर जो है अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने का कार्य करते हैं। तो ये जो है सहकारी समितियाँ हैं। यहाँ पर सहकारी समिति या सहकारिता के भी नाम से जाना जाता है इसे। उसके बाद एक भाग है भाग 10। भाग 10 जो है, भाग 10 में SC/ST के क्षेत्र, जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर SC और ST के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के बारे में किस भाग में है? भाग 10 में बताया गया है। उसके बाद देखिए भाग 11 आता है। भाग 11 जो है केंद्र और राज्य के मध्य के संबंधों के बारे में बताता है। भाग 11 जो है केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों के बारे में बताता है। केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में बताता है। देखिए जो भाग 11 है, इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करिए। देखिए एक राज्य हो गया, एक संघ है, एक राज्य है। तो दोनों के संबंधों के बारे में बताया जा रहा है। तो इसके बाद देखिए एक एक करके है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जब भी 11 जहाँ हो, भाग 11 उसमें जो है केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। उसके बाद देखिए भाग 12। भाग 12 वित्त है। ऐसे ही जो है इसी शब्दावली के में जो है परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। भाग 12 किससे संबंधित है? तो भाग 12 वित्त है। उसके बाद देखिए भाग 14 आता है। भाग 14 का जो भाग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हम उन्हीं भागों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए उसके बाद भाग 12 के बाद भाग 13 आता है। उसको परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है, इसलिए जो उसको हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे। भाग 14 का के बारे में अध्ययन करते हैं। भाग 14 का जो है ये अधिकरण है। पूछा जाता है भाग 14 का किससे संबंधित है? अधिकरण से संबंधित है। अधिकरण में जो है जो हमारे लोक सेवक हैं, उनके जो लोक सेवक संबंधित जो विवाद होते हैं, इस अधिकरण में उनके मामलों को सुलझाया जाता है। इस अधिकरण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए भाग 15 आता है। भाग 15 जो है निर्वाचन से संबंधित है। भाग 15 जो है निर्वाचन से संबंधित है और यह जो है अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के मध्य रखा गया है। इसको समझने का प्रयास करिए। 324 से लेकर के 329 के मध्य, 324 से लेकर के 329 के मध्य जो निर्वाचन के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए भाग 17 आता है। भाग 17 जो है राजभाषा है। भाग 17 जो है राजभाषा है और यह जो है 343 से लेकर के 351 के मध्य रखा गया है। 343 से लेकर के 351 के मध्य रखा गया है। और 343 जो है देखिए ये जो अनुच्छेद है, ये 343 अनुच्छेद जो है, इस 343 अनुच्छेद में बताया गया है कि हमारे देश की जो है राजभाषा हिंदी होगी और लिपि जो है देवनागरी होगी। इसी अनुच्छेद में बताया गया है। परीक्षा में पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में जो है राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद जो है 343 के बारे में बताया गया है, 343 में बताया गया है। उसके बाद देखिए भाग 18 आता है। भाग 18 जो है आपातकाल के बारे में है। आपातकाल यहाँ पर हमारे देश में जो है आपातकाल 3 प्रकार के हैं और एक जो है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो इस प्रकार जो है ये 352 से लेकर के 360 के मध्य जो है रखा गया है। अगर इन 3 आपातकालों की बात की जाए, देखिए एक है 352, उसके बाद एक है 356। इस संख्या में जो है 4 की वृद्धि कर दीजिए, इसको समझने का प्रयास करिए। 352 है, उसके बाद 4 देखिए 356 हो जाएगा। उसके बाद इसमें 4 की संख्या फिर वृद्धि करी 360। तो 52 जो है राष्ट्रीय आपात के बारे में बताता है और 356 जो है राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है। राष्ट्रपति शासन का मतलब ये है कि जब राज्य में जो है संवैधानिक स्थिति जब खराब हो जाती है, उस समय जो है राष्ट्रपति जो है अपने
किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन को लगाता है, उसे 356 के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद 360 है, 360 को जो है वित्तीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है, जो अब तक जो है भारत में कभी लागू नहीं किया गया है। इस प्रकार 3 आपातकाल हुए, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। उसके बाद देखिए भाग 20 आता है। भाग 20 जो है, भाग 20 में जो संशोधन के बारे में बताया गया है, जो हमारे संविधान में जो संशोधन है, किस प्रकार हमारे संविधान का संशोधन किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। और ये 368 के अनुच्छेद में रखा गया है, ये जो है 368 के अनुच्छेद में रखा गया है। तो इस प्रकार देखिए हमने जो है एक प्रकार से इसको समझने का प्रयास किया कि जो हमारे जो भाग हैं इसको हम लोग फिर से समझते हैं। जो वही भाग यहाँ पर चर्चा किए गए हैं, ख़ास तौर से जो परीक्षाओं में अक्सर यहाँ से प्रश्न बनते हैं, और अगर इतने भागों को अगर आप याद कर लेते हैं तो ये जो है आपको यहाँ से परीक्षाओं में से यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होंगे। इसको हम लोग फिर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, जो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 के मध्य है। उसके बाद भाग 2 जो है नागरिकता के बारे में है, और ये अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 के मध्य है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य आता है भाग 3 के अंतर्गत, और ये अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के मध्य रखा गया है। उसके बाद भाग 4 आता है, जिसे नीति निर्देशक तत्वों के नाम से जाना जाता है, और इसे जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के मध्य रखा गया है। उसके बाद भाग 4 क आता है, इस भाग 4 क को जो है 51 क में रखा गया है, अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। उसके बाद आता है संघ, भाग 5 संघ है, और इसे जो है देखिए भाग 5 जो संघ है, इसे अनुच्छेद 51 से लेकर के अनुच्छेद 151 के मध्य रखा गया है। और इसमें जो है संघ में हम लोग संसद, राष्ट्रपति, संघ की कार्यपालिका और सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद राज्य आता है। राज्य में देखिए, राज्य में जो है हमारा जो 151 से लेकर के 237 तक, 151 से लेकर के 237 तक जो है 151 अनुच्छेद से लेकर के 237 अनुच्छेद तक जो है हमें राज्य के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें राज्य की विधानसभा और राज्यपाल और राज्य की कार्यपालिका और हाई कोर्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं। उसके बाद देखिए भाग 7 था, भाग 7 को जो है 7वें संविधान संशोधन के तहत निरस्त कर दिया जाता है। उसके बाद भाग 8 आता है, भाग 8 में जो है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में आता है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो इस समय जो है हमारे भारत में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। उसके बाद भाग 9, भाग 9 की बात की जाए तो भाग 9 में जो है ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है, यानी पंचायतों के बारे में बताया गया है। जो ग्रामीण जो पंचायतें होती हैं उसका जो है भाग 9 में उसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद देखिए भाग 9 का आता है, जो 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है भाग 9 को जोड़ा जाता है, इसे नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। उसके बाद भाग 9 ख आता है, जिसे सहकारी समितियां या सहकारिता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए भाग 10 आता है, जो ST/SC क्षेत्र यानी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में जो है भाग 10 में हमें पढ़ने को मिलता है। उसके बाद देखिए केंद्र और राज्य के मध्य संबंध के बारे में भाग 11 में बताया गया है। उसके बाद भाग 12 वित्त है, भाग 14 जो है अधिकरण के बारे में बताया गया है। अधिकरण वो होता है जो लोक सेवक होते हैं और लोक सेवा से संबंधित जो विवाद होते हैं उन विवादों को सुलझाने के लिए एक अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। उन विवादों को ये सुलझाता है, उसे अधिकरण कहा जाता है। तो उसके बाद देखिए जो ये अधिकरण है ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। उसके बाद देखिए भाग 15, भाग 15 में जो है निर्वाचन है और यह जो है 324 अनुच्छेद से लेकर के 329 के मध्य रखा गया है। इस अनुच्छेद को याद रखिएगा क्योंकि ये पूछता है कि निर्वाचन किस अनुच्छेद के मध्य है, तो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के मध्य जो है निर्वाचन के बारे में बताया गया है। भाग 17 राजभाषा है, जिसमें 343 और 351 के मध्य रखा गया है। उसके बाद भाग 18 है आपातकाल के नाम से जाना जाता है और इसमें जो है 3 प्रकार के आपातकाल के बारे में बताया गया है। 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है, 356 राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है और 360 जो है वित्तीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद भाग 20 है जो संशोधन के नाम से जाना जाता है और ये अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि हमारे संविधान का संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा और ये भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद भाग 21 और 22 आते हैं, वे परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं और वे इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। अगर इन भागों को आप ध्यान से एक बार दो बार अगर इस वीडियो को अगर देखते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। और इस प्रकार हमने जो है आज भाग के बारे में अध्ययन किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।